रिकॉर्ड तोड़ मतदान, जी हां, रिकॉर्ड तोड़ मतदान 60% से ऊपर बिहार में आंकड़ा। यह इतिहास में पहली बार हुआ है 2000 के बाद, यानी 25 साल के बाद 60% से ज्यादा वोटिंग। इसके क्या मायने हैं? पिछली बार से यह आंकड़ा 7% से ज्यादा जा चुका है। क्या वाकई में सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी का इजहार है ये वोटर का, या फिर मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है? क्या वाकई में लालटेन जल रही है, कमल मुरझा रहा है और चिराग बुझ रहा है और तीर आसमान में चल रहा है? पहले चरण की सीट की वोटिंग प्रतिशत देखिए। बिहार की 121 सीट पर, जी हां, पहले चरण में मतदान हुआ है। पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में और कुल 45,000 मतदान केंद्रों पर यह वोटिंग हुई है। अब आंकड़े को देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। 4 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान के लिए कर्मी तैयार हुए थे, तैनात हुए थे। नजर रखने के लिए बाकायदा पोलिंग एजेंट्स तैनात किए गए थे। अब दूसरे चरण का जो मतदान 11 नवंबर को होगा और 14 तारीख को नतीजे आएंगे। मगर यह पहले फेज की वोटिंग कहती क्या है? मतदान बढ़ने के मायने क्या है? एनडीए के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, या फिर कहानी कुछ और? क्योंकि विरोध की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जिलेवार आप आंकड़े को देखिएगा। जिलेवार मधेपुरा 65% से ज्यादा वोटिंग होती है, सहरसा करीब 63%, दरभंगा करीब 59%, मुजफ्फरपुर 66% के आसपास, गोपालगंज 65% के आसपास, सिवान 58% के आसपास, सारण करीब 61%, वैशाली करीब 60%, समस्तीपुर करीब यहां भी 66-67%, बेगूसराय करीब 68%, खगड़िया करीब 61%, मुंगेर 55%, लखीसराय करीब 62-63%, शेखपुरा 53%, नालंदा करीब 58%, पटना करीब 55% से ज्यादा, और बक्सर में यह आंकड़ा भी 55 के पार पहुंच गया। यानी कि यह आंकड़ा बता रहा है कि कहानी इस बार बंपर वोटिंग की है। गोपालगंज पिछली बार याद करिए मुकाबले में अगर देखें तो इस बार 8% ज्यादा वोटिंग हुई है। समस्तीपुर पिछली बार के मुकाबले 7.5% ज्यादा वोटिंग हुई है, और जबकि बेगूसराय यहां भी 7.5% ज्यादा वोट पड़े हैं। अगर बात लखीसराय की करें तो पिछली बार 2020 में जब मुकाबला हुआ था तो वहां पर भी 54.5% के आसपास वोट पड़े थे, मगर इस बार 7% यहां भी वोट पड़े हैं। ऐसे ही वोट फीसदी तमाम जिलों में बढ़ा है। हर जिले में अधिकांश जो है वोट फीसदी बढ़ा है। अब याद कीजिए लोकसभा के चुनाव को। चुनाव आयोग पर सवाल उठे थे। सवाल क्या थे कि भाई लोकसभा में पहले चरण के मतदान हुए तो लोकसभा में 102 सीट पर यह वोटिंग हुई थी। याद करिए लोकसभा में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, और तारीख याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं क्या माजरा है। 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, और तब जब वोटिंग के बाद मतदान फीसदी आया था तब 60% मतदान हुआ था, ठीक। लेकिन होता क्या है, 11 दिन के बाद संशोधित टर्नओवर आता है। 30 अप्रैल को 11 दिन के बाद, आप समझ रहे हैं, और आंकड़ा पहुंच जाता है 66% के पार, यानी 6% की छलांग, 6% की। याद कीजिएगा दूसरा चरण का मतदान 88 सीटों पर हुआ था लोकसभा का 26 अप्रैल को, और पहले चरण की वोटिंग के मैंने जिक्र किया था। अब यहां पर करीब 7% वोटिंग, और 30 अप्रैल को जब वोटिंग टर्नआउट हुआ 4 दिन के बाद, तो यह आंकड़ा 66%, यानी कि 6% के पार पहुंच चुका था। फर्क देख रहे हैं? यहां पर सवाल खड़े हुए थे कि भाई अंतिम आंकड़ा 11-11 दिन के बाद, और महाराष्ट्र में भी यही सवाल खड़े हुए थे, हरियाणा में भी यही सवाल खड़े हुए थे, और अब आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ने अपनी कमर कस ली है। अपने अपने पोलिंग एजेंट को संदेश भेज रहे हैं कि भैया ध्यान रखो। कैसे? अब वो भी देखिए, आरजेडी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या लिखा हुआ है। आरजेडी ने लिखा है, राष्ट्रीय जनता दल के सभी पोलिंग एजेंट, नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से अपील है कि मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम सील होने तक और उसके बाद जब तक ईवीएम स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच जाता तब तक आप उसकी निगरानी करें। मतदान खत्म होने के बाद
जिस गाड़ी पर ईवीएम स्ट्रांग रूम जाता है, आप लोग उस गाड़ी के पीछे पीछे जाकर स्ट्रांग रूम तक छोड़कर आए। आप समझ रहे हैं, आरजेडी को भय है और यह भय जायज है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि पार्टी के पोलिंग एजेंट पीठासीन अधिकारी से फॉर्म 17 भाग ए अवश्य प्राप्त करें और उसे निर्वाचन अभिकर्ता को उपलब्ध कराएं। सत्ता पक्ष और प्रशासन द्वारा कार्रवाई जारी रही। धांधली से बचने के लिए वोटिंग समाप्त होने के पहले सभी पोलिंग एजेंट ध्यान रखें कि मतदान के अंतिम समय लाइन में लगे कुल व्यक्ति जिसे पीठासीन द्वारा पर्ची दिया गया हो उसका डिटेल लिख कर ले लें। जी हाँ, लिख कर ले लें, ये लिखा हुआ है। और वोटिंग के बाद पीठासीन से फॉर्म 7C जरूर लेना। फॉर्म 7C के डिटेल के सभी चेक कर लेना और वोटिंग समाप्त होने के ईवीएम अपने सामने ही सील करवाना है। वोटिंग समाप्त होने के बाद ईवीएम को वर्जगृह में रखे जाने तक ईवीएम के साथ ही जाना है। फॉर्म 17C का फोटो प्रॉपर्टी कार्यालय तथा स्थानीय प्रतिनिधि को भेजकर हार्ड कॉपी स्थानीय प्रतिनिधि को देना है। आप देख रहे हैं, यानी पूरी तरह से मुस्तैद। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश के जो वोटर हैं वो वोटर बीजेपी को ट्रांसफर हुए हैं या फिर नहीं। अब ये शक गहरा रहा है और ये शक और संदेह पैदा हो रहा है। अब ये पोस्टर देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये पोस्टर देख रहे हैं आप, पूरे बिहार में यही चल रहा है। जहां तीर नहीं वहां लालटेन जल रहा है। ये पोस्टर, यानी चर्चाएं ये तक हो रही है कि जो तीर है वही लालटेन है। अब ये वोट फीसदी जो बड़ा है, इस बीच और कहानी निकल आई। वोट फीसदी जो बड़ा, बीजेपी के नेताओं को वोटिंग के दौरान डिप्टी सीएम तक को खदेड़ दिया गया, जनता ने खदेड़ दिया। और यहां तक कि डिप्टी सीएम के साथ जो हुआ वो आप देख चुके होंगे। डिप्टी सीएम के काफिले पर गोबर तक फेंका गया और उसके बाद जमकर बवाल हुआ, जमकर। अब एक और तस्वीर वायरल हो रही है, वो भी जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं। वोट चोरी को लेकर जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, अब देखिए एक और विधानसभा से ऐसा नजर आया। बीजेपी कैंडिडेट देवशांक सिंह बताए जा रहे हैं और उन्हीं के सामने वोट चोरी के नारे लग रहे हैं। देखिए आप ये वीडियो, जिसमें पता चल रहा है कि कैसे वोट चोर का मुद्दा उठ चुका है। यानी ये वोट फीसदी जो बढ़ रहा है, क्या ये कोई और संकेत दे रहा है? दावे हर तरफ से किए जा रहे हैं मगर नीतीश कुमार की चुप्पी अभी भी सवाल बनी हुई है। तो क्या वाकई में ये जो वोट फीसदी, जो हमने कहा ना आपसे कि भाई रिकॉर्ड तोड़ मतदान, 60% से ज्यादा ऊपर का आंकड़ा बिहार के इतिहास में ये पहली बार हुआ है साल 2000 के बाद। यानी कि 25 साल के बाद ये वोट का आंकड़ा, बम्पर वोटिंग का आंकड़ा दिखाई दिया है और ये पहले फेज का चुनाव है। तो क्या ये झलकी है? संकेत और संदेश क्या है इस बढ़ी हुई वोटिंग के? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में जनता का आक्रोश इस बार दिखाई दिया या कहानी कुछ और दिखाई दे रही है? और ये जो बीजेपी नेताओं को, खासतौर पर दो डिप्टी सीएम, जनता उनके सामने सवाल खड़े कर रही है। एक के सामने कह रही कि भैया रोड क्यों नहीं बनाया, और इतना बवाल हो गया। और अब ये वोटिंग फीसदी के आंकड़े, क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है या कहानी कुछ और है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।